जय हिंद। स्वागत है आप सभी का CUT कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के डोमेन सिलेबस को। इससे पहले कि मैं सिलेबस को, पैटर्न को आपको बताऊं, इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है धर्मवीर और मैं पिछले 4-5 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहा हूं बच्चों। तो बच्चों, पॉलिटिकल साइंस डोमेन में जो भी चिंताएं हो आपकी, आप यहीं पर त्याग दीजिए। मैं आपके साथ हूं और इस प्रकार से मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा। पॉलिटिकल साइंस का जो डोमेन सिलेबस है, आपका एक भी प्रश्न गलत हम नहीं होने देंगे बच्चों। आइए इस पर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों, सबसे बड़ा जो डाउट रहता है कि डोमेन का जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये क्या है। तो बच्चों, ये जो डोमेन का एग्ज़ाम पैटर्न है बच्चों, इसमें टोटल अगर हम प्रश्नों की बात करें तो टोटल प्रश्न रहते हैं 50 और हमको करने कितने रहते हैं? 40 प्रश्न करने रहते हैं बच्चों। इसके साथ ही जो 40 प्रश्न करने हैं हमको कितने समय में मिलता है या फिर कितने समय में कर लेना होता है? तो 45 मिनट में कर लेना होता है बच्चों। देखिए, सिलेबस को हम लोग पहले ही डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों, अगर आपको कोई भी युद्ध लड़ना है, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो यदि आप उसके सिलेबस को जान ले रहे हैं तो आप 50% बच्चों से ऐसे ही आगे चले जाते हैं। कोई भी परीक्षा क्रैक करने का सबसे बढ़िया रणनीति यही है कि पहले आप सिलेबस को जान लीजिए, सिलेबस को अपने टेबल के सामने लिख लीजिए और उस सिलेबस पर काम कीजिए, उसी प्रकार से आप पढ़िए। ठीक है बच्चों? जी हाँ। तो अगर हम बात करें कि टोटल मार्क्स कितने आते हैं, तो टोटल जो मार्क्स हैं वे 200 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 200 नंबर के रहने वाले हैं आपके पॉलिटिकल डोमेन का एग्जाम पैटर्न में। 200 नंबर आपको, मतलब कि 200 नंबर का रहने वाला है आपका ये पेपर। ठीक है। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो बच्चों, एक प्रश्न यदि आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है। और अगर आपका एक प्रश्न सही होता है तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। कितना? यानी एक प्रश्न सही करने पर आपको 5 नंबर मिलेंगे और यदि आप भूल से एक प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका -1 यानी कि 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है बच्चों? जी हाँ। आइए हम लोग बात करते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है बच्चों? ये जो पॉलिटिकल डोमेन सिलेबस होता है ये क्या होता है और क्या कहता है? बच्चों, पॉलिटिकल डोमेन का जो सिलेबस होता है क्लास 12th का NCERT होता है। क्या होता है? NCERT का जो बुक होता है। देखिए, वैसे तो आपको ये जो NCERT की बुक है ये जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें अवशेष रह जाती हैं, शेष रह जाती हैं, ये जो दोनों बुक है आपको देखिएगा, जो NCERT है क्लास 12th की, इसमें 2 बुक पढ़ना है, बुक 1 और बुक 2। यानी कि जो पहला बुक है उसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति यानी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और दूसरा है समकालीन विश्व राजनीति यानी कंटेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये जो 2 किताबें हैं, इन दोनों किताबों का निचोड़ प्लस PYQ जितने भी चीज़ें हैं हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपको श्योर सिलेक्शन दिलाएंगे। तो बच्चों, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। तो जानते हैं, देखिए, हमको 2 बुक पढ़ना पड़ता है, स्वतंत्र भारत में राजनीति और समकालीन विश्व राजनीति। यहाँ पर मैंने उन किताबों का चित्र भी लगाया हुआ ताकि आप चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ पाएँ। ठीक है बच्चों? आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है और समकालीन विश्व राजनीति में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों? तो ये रहा बुक 1 का पाठ्यक्रम और यानी कि सिलेबस और पैटर्न रहा। ठीक है बच्चों? तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो ये आपका बुक 1 है, ठीक है, बुक 1 का जो थीम है यानी कि बुक 1 कहता क्या है? ये कहता है स्वतंत्र भारत में राजनीति की बात करता है। यानी कि जो किताब 1 है NCERT की, 12th NCERT की किताब 1 है, वो क्या कहता है? ये बात करता है स्वतंत्र भारत में राजनीति की। ठीक है? जी हाँ बच्चों। तो इसमें कौन कौन से हमको टॉपिक्स पढ़ने हैं? सबसे पहला जो चैप्टर है वो है एक दल के प्रभुत्व का दौर यानी कि द इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है बच्चों? एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है? तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है हमको पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति के बारे में हमको जानना है और समझना है कि पहले जो 3 आम चुनाव हुए थे इसमें कांग्रेस की स्थिति क्या रही थी, पोजीशन ऑफ द कांग्रेस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। ठीक है? तो मेरे बच्चों, पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति के बारे में चर्चा करते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि जो कांग्रेस है
आप जानते ही हैं कि जो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी कांग्रेस ही रहे थे। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। जितने भी बड़े बड़े नेता थे शुरुआती, सब किसमें थे? सभी कांग्रेस के ही नेता थे। ठीक है, तो कांग्रेस का जो स्थिति रहा है पहले यानी शुरुआत के 3 आम चुनाव में, वो क्या है उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कांग्रेस की प्रभुत्वशाली स्थिति का स्वरूप। चूंकि बच्चों राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाया था, इसलिए इसका जो प्रभुत्व था, दबदबा था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा था। तो इसका जो प्रभुत्व था यानी दबदबा था, उसका स्वरूप कैसा था, उस स्वरूप के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तीसरा पॉइंट कि राज्य स्तर पर असमान प्रभुत्व। बच्चों ये जो कांग्रेस है, ठीक है, भले ही कांग्रेस का केंद्र में सरकार रही हो, लेकिन सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। कुछ राज्यों में अलग अलग पार्टी, अलग अलग दलों की भी सरकारें थीं। यानी कि राज्य स्तर पर हम असमान प्रभुत्व को देखेंगे। किसके असमान प्रभुत्व को? कांग्रेस के। ठीक है, यानी कांग्रेस का केंद्र में सरकार तो भले ही था, लेकिन कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। ठीक है बच्चों, आइए और अच्छा, चौथा चीज क्या देखने वाले हम लोग? गठबंधन की प्रकृति, यानी कांग्रेस के गठबंधन की प्रकृति क्या रही है उसके भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों CUT कॉन्सेप्ट ने अपना पहला बैच लॉन्च किया है, जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। क्या नाम है बच्चों? जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। इस बैच में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशन मिलेगा, इसके साथ ही साथ वीकली, डेली, वीकली और मंथली टेस्ट मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और सबसे बड़ी बात ये जो कि YouTube के इतिहास में हो रहा है, CUT के इतिहास में हो रहा है, कि आपको ऑफलाइन बुक्स भी पहुंचाई जाएंगे, वो भी आपके घर तक CUT कॉन्सेप्ट की तरफ से। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा कोर्स है, यदि आप इस कोर्स को लेते हैं तो हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं कि आपको CUT 2024 में, चाहे आपका सपना हो JNU में पढ़ने का, चाहे सपना हो BHU में पढ़ने का, चाहे सपना हो DU में पढ़ने का, चाहे सपना हो AU में पढ़ने का, सभी सपनों को साकार करने के लिए हम लोग आए हैं। ठीक है, यह बैच लेकर के। तो बच्चों इधर ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग इस बैच के बारे में, इस बैच को लेना चाह रहे हैं या फिर इस बैच के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ये दिया गया यहाँ पे जो नंबर है 9651222407, इस पर आप सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक किसी भी टाइम कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपको कॉल या मैसेज का रिप्लाई दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जितने भी लोग CUT 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग CUT 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और उनको बताइए कि CUT कॉन्सेप्ट तत्पर है उनके लिए, उनके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं और सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो बच्चों आज का ये जो दूसरा टॉपिक है, यानी ये जो पहला हम लोग किताब देख रहे हैं बुक 1, उसमें जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? वो है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं, यानी नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स के बारे में हमको जाननी है। तो बच्चों इसमें सबसे पहली बात क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहला चीज हम लोग देखने वाले हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए नेहरू का दृष्टिकोण क्या रहा। आप लोग जानते हैं बच्चों कि जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे थे? पंडित नेहरू रहे थे। कौन रहे थे? पंडित नेहरू रहे थे। तो पंडित नेहरू का राष्ट्र निर्माण के लिए क्या दृष्टिकोण रहा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ दूसरे पॉइंट के रूप में हम लोग देखेंगे विभाजन और पुनर्वास की विरासत भी देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं दोस्तों? विभाजन और पुनर्वास की विरासत को भी हम लोग देखने वाले हैं। और इसके साथ ही तीसरे पॉइंट के रूप में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे रियासतों का एकीकरण। क्या देखेंगे दोस्तों? रियासतों का एकीकरण देखने वाले हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हमारे भारत में आज़ाद होने से पहले हमारे भारत में कुल कितने रियासतें थी? 565 रियासतें थी। कितने? 565। ये रियासतें क्या होती हैं? यानी एक क्षेत्र रहता है, एक मतलब बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, लेकिन एक क्षेत्र रहता है। उस क्षेत्र में जो राज करता है उसको राजा कहते थे। क्या कहते थे? राजा। तो वो जो क्षेत्र होता था वही क्या कहलाता था? रियासत कहलाता था। तो वो जो रियासतें थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, तो भारत और पाकिस्तान में विभाजन के साथ आज़ाद हुआ था। तो ये जो रियासतें थी इनको स्वतंत्रता दिया गया था कि भाई आप चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं,
चाहे भारत में मिल सकते हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। तो ये 565 रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ भारत में, इस चीज़ को भी हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ कश्मीर समस्या, कश्मीर प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। आपको पता है 565 रियासतें हैं, तो कोई भी इतने आसानी से 565 कैसे आ जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो खुरापात होंगे। हाँ, तो जो कश्मीर है, कश्मीर के राजा कौन थे, उसमें कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। ये भारत में जल्दी मिलने के लिए तत्पर नहीं थे, और अभी आपको पता होगा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था 2019 में, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को काट करके जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ठीक है, कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। तो बच्चों सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है ना, यहां से प्रश्न बनने की जो संभावनाएं हैं, बहुत ही प्रबल संभावनाएं हैं, तो एक भी टॉपिक को मिस मत करिएगा। देखिए, हमने पहले बताया, पहले ही चर्चा किया कि कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो तो पहले आप उसको सिलेबस को जान लीजिए, है ना। जैसे अगर आपको किसी भी दुश्मन को हराना हो तो पहले आप उसकी कमजोरियों को जानिए। जब आप उसकी कमजोरियों को जान जाएंगे तब तो आप उसको जरूर हरा देंगे, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस जो डोमेन सिलेबस है, इसको यदि आप जान लेते तो पॉलिटिकल साइंस का जो डोमेन यानी कि जो आपका ये पॉलिटिकल साइंस से यूजी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आराम से ले लेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? हैदराबाद और मणिपुर का विलय, यानी जो हैदराबाद रियासत था और मणिपुर का जो रियासत था, ये दोनों भी, इनका भी विलय कैसे किया गया भारत में, इसकी भी चर्चा करेंगे। हैदराबाद का जो निजाम था वो भी भारत में नहीं मिलना चाह रहा था, पाकिस्तान में मिलने के लिए हल्ला कर रहा था। हालांकि बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए जो रियासतों का एकीकरण है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसके रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा था। तो हैदराबाद और मणिपुर सबको मिलाने का काम किसने किया था? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इनकी सबसे बड़ी मूर्ति भी बना दी गई है, दुनिया की सबसे बड़ी स्टेचू। ठीक है, कहाँ बनाया गया? गुजरात में बनाया गया, नर्मदा नदी के तट पर, साधु बेट द्वीप पर। अब ये जो इनकी स्टैचू बनाई गई है, इसका नाम क्या है बच्चों? जरा आप कमेंट करके हमको बताएं। तो इतना तो जानना चाहिए, बड़ी सामान्य सी बात है, जनरल नॉलेज है ना। तो बच्चों इसके साथ ही राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो अभी जैसा हमारा राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों हमारे देश में, क्या ये हमको पहले से मिले हैं? नहीं। इसके लिए काफ़ी मारी मारा हुआ है, काफ़ी मारी मारा, मतलब कि जैसे इसके लिए बड़ी नाराजगी थी। हालांकि आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए भाषा की जो राजनीति है ना, तो भाषा के आधार पर राज्यों को डिमांड हो रही थी कि भैया हमको भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, है ना। तो हम लोग देखेंगे जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ ये किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित हुआ था उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य है। ठीक है, इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है और जिसके माध्यम से कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। ठीक है, और यही 14 राज्यों से बन करके अभी वर्तमान में टोटल कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। ठीक है, तो इन सबकी चर्चा हम लोग करेंगे बच्चों जब हम लोग क्लास लेंगे तब। अभी हम सिलेबस को और समझ लेते हैं और बढ़िया समझ लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं नियोजित विकास की राजनीति। तीसरा चैप्टर क्या कहता है? ये कहता है नियोजित विकास की राजनीति की बात करता है, प्लान्ड डेवलपमेंट। ठीक है, कैसा? प्लान्ड डेवलपमेंट। देखिए जैसे आप CUT 2024 देंगे ना, इसके लिए प्लान बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, योजना बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे कि हमको कैसे क्रैक करना है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे भारत का जो विकास था भैया, यानी नियोजित तरीके से हो, प्लान्ड तरीके से हो। इसके लिए भारत में योजना आयोग लाया गया था। तो हम लोग यहाँ पे जो चर्चा करेंगे भारत में योजना और उसके मॉडल की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना और योजना अवकाश के निलंबन की। यानी कि पंचवर्षीय योजना क्या? देखिए बच्चों, जितना भी पंचवर्षीय योजना है उसमें जो फर्स्ट वाला है और सेकेंड वाला है, इन 2 पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न बड़े दबा के पूछता है, एकदम खूब पूछता है प्रश्न, है ना। तो इनके मॉडल के बारे में पूछता है कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, सेकंड पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछता है। ठीक है, योजना अवकाश के बारे में बात करेंगे। 1966 से 1969 तक का जो समय था, यानी बीच का जो समय था, इसी के बीच में हरित क्रांति भी आई थी। हालांकि आगे हम चर्चा करेंगे इसका सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार और नए आर्थिक हितों का उदय, इसका भी चर्चा करेंगे। और 1967 के दौर में, ठीक है, हरित क्रांति आई थी। तो हरित क्रांति और उसके राजनीतिक परिणाम की बात हम करेंगे। हरित क्रांति और उसके राजनीतिक परिणामों की हम बात करेंगे कि
ये जो हरित क्रांति थी उसका परिणाम क्या हुआ, हरित क्रांति कब आई, हरित क्रांति का जनक कौन है, दुनिया में सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ आई, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे योजना और राजनीति की। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जो चौथा चैप्टर है इसमें हम लोग देखने वाले किसको, भारत के विदेशी संबंधों को। किसको बच्चों, भारत के विदेशी संबंधों को देखने वाले हैं। ठीक है, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन को, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन को देखने वाले हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नेहरू की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेहरू, यानी कि नेहरू की विदेश नीति क्या रही। विदेश संबंध में हम लोग क्या देखेंगे, विदेश संबंध में भारत के यही तो देखेंगे। चूंकि शुरुआत में हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। तो वही कह रहा है कि नेहरू की जो विदेश नीति थी, यानी नेहरू की विदेश नीति क्या कहती है, उनका विदेश नीति क्या था। यहाँ से प्रश्न खूब पूछते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद उसके बाद हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, चाइना भारत युद्ध 1962 का भारत चीन युद्ध की भी चर्चा करेंगे, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1965 और 1971 का भारत पाक युद्ध की बात करेंगे, यानी इंडिया पाक वार्स ऑफ 1965, यानी कि 1965 एंड 1971 की भी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग देखेंगे भारत का परमाणु कार्यक्रम। आपको पता है इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। हमारे भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, कब किया गया था, 1974 में राजस्थान के पोखरण में। तो बच्चों आपको सारी डिटेल्स के बारे में, मतलब इतना डिटेल्स हम आपको बता देंगे कि आपका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। आपका जो एग्जाम है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मैं ये जो सीयूटी कॉन्सेप्ट है, सीयूटी कॉन्सेप्ट आपको हर तरह से प्रोवाइड कराएगी, यानी कि आपकी सफलता में जितनी भी सफलता के लिए चीज़ें की आवश्यकता होगी, चीज़ों की आवश्यकता, वो आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट देगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कोर्स के बारे में, हालांकि अंतिम में फिर से चर्चा कर देंगे। ठीक है, तो इसके आगे टॉपिक हम लोग देखेंगे भारत और विश्व राजनीति में बदलते गठबंधन को भी हम लोग देखने वाले हैं। आगे हम बात करें तो कांग्रेस प्रणाली की चर्चा करेंगे। किसके साथियों, कांग्रेस प्रणाली। और कांग्रेस प्रणाली में देखेंगे चुनौतियां और पुनर्स्थापना, यानी जो कांग्रेस है, कांग्रेस सिस्टम है, इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या रिस्टोरेशंस रहे, यानी कि चुनौतियां और पुनर्स्थापना कांग्रेस का किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार, यानी पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर नेहरू। मतलब कि जब तक प्रधानमंत्री नेहरू थे, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जब इनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद उत्तराधिकार के लिए बहुत सारी समस्याएं आती है। ठीक है, उत्तराधिकार के लिए बहुत सारे राजनीतिक लोग जितने भी थे, मतलब ये सोचा जा रहा था अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसके लिए बड़ी बहस छिड़ी थी। ठीक है, तो उसी की बात हो रही कि नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार की हम लोग चर्चा करेंगे कि इनके बाद जो प्रधानमंत्री बनाने के लिए नाम सामने आते कौन कौन थे। ठीक है, इनके बाद कौन प्रधानमंत्री बना उसकी भी चर्चा करेंगे, सारी चीज़ों की। ठीक, इसके बाद एंटी कांग्रेसिज्म देखेंगे हम लोग, यानी कि कांग्रेस विरोधी चीज़ों को देखेंगे, कांग्रेस विरोधी लोगों को देखेंगे। इसके साथ ही साथ कांग्रेस का विभाजन और उसका पुनर्स्थापना, पुनर्गठन कैसे हुआ, यानी कि कांग्रेस का विभाजन, नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस के बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। उसका फिर से पुनर्गठन कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी का काल क्या रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजीव गांधी का काल क्या रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ 1971 का जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव, यानी कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 1971 का, इसमें किसकी जीत होती है, कांग्रेस की जीत होती है। तो किस प्रकार से होती है, क्या होता है, सारी चीज़ों को देखेंगे। और गरीबी हटाने की राजनीति, यानी कि ये जो गरीबी हटाओ का नारा था किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। कब दिया था, किस चुनाव में दिया था, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग आगे वीडियो में करने वाले हैं, यानी कि जो हमारा कोर्स चलेगा, कोर्स वाले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है जी हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। तो छठा जो हमारा चैप्टर है, छठे चैप्टर हम लोग क्या देखने वाले हैं, संवैधानिक व्यवस्था का संकट। क्या देखने वाले बच्चों, संवैधानिक व्यवस्था का संकट को देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतिबद्ध नौकरशाही को। क्या देखेंगे, प्रतिबद्ध नौकरशाही को। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यायपालिका का जो मामला था, यानी न्यायपालिका वाला जो मुद्दा था, इसको भी देखेंगे। गुजरात और बिहार आंदोलन को देखने वाले हैं।
आपातकाल और इसके संवैधानिक एवं संविधानेतर आयामों को देखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, जो गुजरात का आंदोलन हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ, बिहार का आंदोलन हुआ वह किसके नेतृत्व में हुआ, जो रेल हड़ताल हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ। हम लोग यहाँ पे जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस की भी बात करेंगे। ठीक है, सबकी बात करने वाले जहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं दोस्तों, आप चर्चा करते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक बच रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स जैसे आपातकालीन यानी कि आपातकाल का विरोध। ठीक है, यहाँ आपातकालीन नहीं रहेगा, आपातकाल का विरोध। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 1977 का चुनाव, फिर देखेंगे जनता पार्टी का गठन कैसे होता है, कब होता है, जनता पार्टी की सरकार कब आती है, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनता है, सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। अगले चैप्टर की अगर हम बात करें तो अगला चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं संघर्ष। क्षेत्रीय आकांक्षाएं व संघर्षों की अगर हम बात करें तो साथियों इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय दलों का उदय, यानी कि क्षेत्रीय गुट, क्षेत्रीय जो पार्टियां थी उनका जो उदय है हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके साथ हम लोग देखेंगे पंजाब संकट और 1984 का सिख विरोधी दंगों को देखेंगे, सॉरी दंगों नहीं, दंगे। ठीक है, तो 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे वह क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था। लिट्टे के जो ग्रुप के यानी लिट्टे सहयोगी थे उन्होंने राजीव गांधी की हत्या क्यों की, सारा मतलब लिट्टे का मतलब LTTE होता है। ठीक है, LTTE सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही बारीकियों से, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे हम और हमारी पूरी टीम, यानी CUT कॉन्सेप्ट की पूरी टीम आपको CUT 2024 में सफलता दिलाने के लिए ही लॉन्च किया क्या, श्योर सिलेक्शन बैच। क्या बच्चों, श्योर सिलेक्शन बैच। ठीक है जी हाँ, आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें अभी कुछ टॉपिक्स रह गए हैं बताना। ठीक है, तो पंजाब और 1924 का सिख विरोधी दंगों को देखेंगे और उसी के साथ हम लोग क्या देखेंगे, कश्मीर की स्थिति को, किसको, सिचुएशंस इन कश्मीर, यानी कश्मीर की स्थिति के बारे में भी हम लोग जानेंगे। हालांकि हमने आपको बताया कश्मीर की शुरुआत में स्थिति क्या रही थी, राजा हरि सिंह नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो मिला कैसे, ठीक है, पाकिस्तान ने उस पर कब आक्रमण किया, मतलब सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं ना, कंप्लीट देखने वाले एकदम। ठीक, और उसके बाद क्या था, उत्तर पूर्व में चुनौतियां और प्रतिक्रियाओं को देखने वाले हैं। 8वें पॉइंट में यानी 8वें चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें हम लोग बात करेंगे नए सामाजिक आंदोलन के उदय के बारे में। किसके बारे में, नए सामाजिक आंदोलनों के उदय के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीजेंट मूवमेंट यानी कि किसान आंदोलन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे वुमेन मूवमेंट्स यानी कि महिला आंदोलन के बारे में, वो जो ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था और इसके साथ ही साथ शराब वाला जो आंदोलन हुआ था, जितने भी आंदोलन हुए थे उसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे पर्यावरण आंदोलन। अब पर्यावरण आंदोलन में जिससे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है चिपको आंदोलन। क्या होता है, चिपको आंदोलन। इससे जो पिछले वर्ष भी इससे प्रश्न बना था चिपको आंदोलन से। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे कि भाई जो चिपको आंदोलन है ये है क्या। हाँ, इसमें क्या होता था कि जो औरतें थी, है ना, उत्तराखंड में ये हुआ था, जो औरतें थी पेड़ों से चिपक जाया करती थी ताकि पेड़ों को काटने से बचाया जा सके। समझ पा रहे हैं आप? जी हाँ। आगे यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे मंडल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन और उसके परिणाम, यानी हम लोग बात करेंगे मंडल आयोग के बारे में भी। पिछली बार यानी कि इस बार भी क्या हुआ था, मंडल आयोग के बारे में प्रश्न पूछा हुआ था, तो हम लोग उसके बारे में भी डिटेल चर्चा करने वाले। ठीक है, कि इसका गठन क्यों हुआ था, इसका परिणाम क्या था, है ना, सारी चीजों के बारे में। 9वें चैप्टर ग्रुप में हम लोग देखेंगे लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति। क्या देखेंगे साथियों, क्या देखेंगे बच्चों, बताइए जरा सा। तो हम लोग देखने वाले हैं लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति को देखने वाले हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 1990 के दशक में सहयोगी उभार। क्या देखेंगे, 1990 के दशक में सहयोगी उभार। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो 1990 का दशक था, इसी दशक से यानी इसी दशक के अंतिम से ही क्या हुआ था, जो गठबंधन की राजनीति थी वो चलती है ना। यानी कि इसके बाद से लेकर और वर्ष 2014 तक, उसके बाद से लेकर वर्ष 2014 तक कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। जब भी सरकार बनी है तो गठबंधन की सरकार बनी है। कैसी सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है। ठीक है जी हाँ। तो अच्छा, 2014 में जब सरकार बनी तो किसकी बनी थी, बीजेपी की। अच्छा, ये जो बीजेपी है ना, ये भी कोई स्वतंत्र दल नहीं है, ये भी एक गठबंधन के नाम से चलती है जिसका नाम है एनडीए। क्या नाम है बच्चों, एनडीए। ठीक है, हमारे देश में अगर वर्तमान में हम देखें तो
जो सबसे बड़ी दो पार्टियां हैं एनडीए और यूपी, ये दो गठबंधन है, ठीक है। यूपीए मतलब इसमें कांग्रेस इस गठबंधन के नाम चलता है और एनडीए के नाम चलता है बीजेपी, है ना, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे चीज़ों को? जी हाँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती भूमिका और गठबंधन की राजनीति, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जनता दल और भाजपा का उदय, किसका? जेडी और बीजेपी का उदय हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जी हाँ बच्चों। इसके बाद हम लोग देखेंगे गठबंधन सरकारों का युग देखेंगे, किसका? ईरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो हम लोग क्या देखने वाले यहाँ पे? गठबंधन सरकारों के युग के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे, यानी 10वें चैप्टर ग्रुप में। तो 10वें चैप्टर ग्रुप में हम लोग देखेंगे, जो 10वां चैप्टर हमको पढ़ना होगा उसमें हम क्या देखेंगे? हाल के मुद्दे व चुनौतियों के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? रिसेंटली इश्यूज एंड चैलेंजेस के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? चैलेंजेस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों इसमें जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? वैश्वीकरण की चुनौतियाँ और प्रक्रियाएँ। वैश्वीकरण के बारे में बात करेंगे, है ना। वैश्वीकरण क्या होता है? एक चीज़ों का या फिर एक किसी वस्तु का, किसी चीज़ का पूरे विश्व में पहुंचाया जाना, यानी संसार के सभी हिस्सों में पहुंचाया जाना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण सामान्यतः कहलाता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण की चुनौतियों के बारे में बात करेंगे, इसकी प्रक्रियाओं के भी बारे में बात करने वाले हम लोग। इसके साथ ही नई आर्थिक नीति और उसके विरोध के बारे में हम लोग बात करेंगे। नई आर्थिक नीति और उसका विरोध जो हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही तीसरे पॉइंट के रूप में हम लोग बात करेंगे भारतीय राजनीति में दलितों का उदय। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारतीय राजनीति में जो दलितों का उदय होता है, कब होता है, कैसे होता है, कौन सा संगठन बनता है, मतलब सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ ही देखेंगे चुनावी और गैर चुनावी क्षेत्र में राजनीति, यानी कि चुनावी और गैर चुनावी क्षेत्र में जो राजनीति होती है हम लोग उसको भी देखने वाले हैं, ठीक है। जी हाँ बच्चों। इसके बाद हम लोग देख लेंगे इसी में एक और पॉइंट, सांप्रदायिकता की चुनौती, ठीक है। जी हाँ। आइए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर, और अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे जो हमारा 12th का एनसीईआरटी था, जो हमारा 12th का एनसीईआरटी था बच्चों, 12th का एनसीईआरटी का जो सेकेंड बुक था, ठीक है, जो सेकेंड बुक था उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सेकेंड बुक क्या था? समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर के रूप में हम लोग देखेंगे वो क्या है? विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। क्या देखेंगे बच्चों? कोल्ड वार इरा देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? कोल्ड वार इरा के बारे में देखेंगे। अगर हम बात करें कोल्ड वार इरा क्या होता है, शीत युद्ध का काल क्या होता है, तो बच्चों जो शीत युद्ध चला था वह 1945 से लेकर के 1991 तक चलता है। 1991 में रूस का विघटन हो जाता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग क्लासेस में, ठीक है। बेसिकली जो शीत युद्ध होता है, ठीक है, शीत युद्ध ऐसा होता है कि मतलब इसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता, लेकिन हाँ युद्ध की स्थिति बराबर बनी रहती है। ऐसा लगता है अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि दो पहलवान हैं, एकदम बराबर की योद्धा है, हाँ, वो जल्दी अपन लड़ाई नहीं करेंगे। उसको डर रहेगा कि ये हमको मार देगा, उसको डर रहेगा कि वो हमको मार देगा, लेकिन मतलब यही जो डर रहता है इसी वजह से जल्दी लड़ाई नहीं करते। तो ठीक उसी प्रकार से दो देश थे, यूएसए और यूएसएसआर। ये दो ऐसे देश हैं जिनके बीच में क्या लड़ा गया था? शीत युद्ध, यानी कि कोल्ड वार युद्ध हुआ था। अब ये जो कोल्ड वार युद्ध हुआ था, क्योंकि दोनों ही शक्ति संपन्न देश हैं, तो दोनों ही युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। अगर युद्ध करते तो भारी नुकसान होता। तो इसमें क्या था कि युद्ध होने की संभावना बराबर बनी रही थी। अच्छा, ये दो देश ये युद्ध की स्थिति बनाए हुए हैं, डर पूरी दुनिया रही है, पूरी दुनिया को लग रहा है कि भाई अब क्या होगा, अगर युद्ध हो गया तो क्या होगा। जरा सोचिए कि दो देशों में गहमी गहमा है, हाँ, वो कह रहा है हम मार देंगे, वो कह रहा है हम मार देंगे, हम ही कर देंगे, वो कर देंगे। जरा सोचिए अगर युद्ध हो जाता तो तीसरी दुनिया क्या सोचती, मतलब तीसरी दुनिया का मतलब जो अन्य देश है वो क्या सोचती, ठीक है। तो ये हो गया शीत युद्ध, यानी हम लोग बात करेंगे शीत युद्ध के दौर के बारे में। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्तियों या फिर दो शक्ति गुटों का उदय। दो शक्ति गुट वही था, कौन कौन सा? यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे शीत युद्ध उदय होने के कारण, यानी जो शीत युद्ध का उदय हुआ इसके कारण क्या रहे, मुख्य कारण क्या थे, है ना। कॉजेज ऑफ इमरजेंस ऑफ कोल्ड वार, यानी कि शीत युद्ध के कारण क्या थे, शीत युद्ध होने का कारण क्या था,
इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे शीत युद्ध के दायरे क्या थे, है ना, आपको पता है, हालांकि आगे हम चर्चा करेंगे 1962 में। कब बच्चों? 1962 में जो क्यूबा मिसाइल संकट था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था, ये शीत युद्ध का एकदम चरम बिंदु माना जाता है। हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दो ध्रुवीयता की चुनौतियां। दो ध्रुवीयता का मतलब यूएसए जो है एक तरफ था, यूएसएसआर एक तरफ था। यूएसए जो छोटे देश थे, जो नए नए स्वतंत्र हुए थे देश, उनको अपनी तरफ करने में लगा था। यूएसएसआर यानी कि जिसको आज हम रशिया कहते हैं, वो अपने तरफ करने में लगा था। तो इस तरह क्या था, जो दुनिया थी वो दो ध्रुवों में बढ़ चुकी थी, ठीक है। तो दो ध्रुवीयता की चुनौतियां को भी देखेंगे। इसके साथ हम लोग देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बना हुआ था, ठीक है। तो हम लोग, चूंकि ये चैप्टर ही बहुत महत्वपूर्ण है, शीत युद्ध चैप्टर नहीं बल्कि कह लीजिए कि जितने भी आपको टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 19 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, ये सारे के सारे चैप्टर यदि आप पढ़ लेते हैं बखूबी हमारे साथ, मेहनत कर लेते हैं हमारे साथ, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है बच्चों। जी हाँ, आगे हम लोग बात करेंगे भारत और शीत युद्ध, यानी कि जो भारत था, तो भारत और शीत युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे, भारत का भूमिका क्या रहा शीत युद्ध में, ठीक है। इसकी भूमिका के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए प्रयास। किसके लिए? नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरे चैप्टर के रूप में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, दूसरा चैप्टर क्या है? साम्यवादी जगत का विघटन तथा द्विध्रुवीयता का अंत। क्या है कि साम्यवादी जगत का विघटन और द्विध्रुवीयता का अंत है, ठीक है बच्चों। आइए समझते हैं, देखिए साम्यवादी जगत का विघटन। साम्यवादी जगत का विघटन का तात्पर्य यहाँ पे यूएसएसआर के विघटन से, किससे? यूएसएसआर के विघटन से है, ठीक है। जब भाई यूएसएसआर का विघटन हो जाता है तो उसी के साथ ही क्या हो जाता है? द्विध्रुवीयता का अंत भी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? द्विध्रुवीयता का अंत हो जाता है, ठीक है। तो बचता कौन है? एक ध्रुवीय बचता है, यानी कि यूएसए बचता है। सुपर पावर कौन बनता है? यूएसए बनता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सोवियत संघ का विघटन देखेंगे हम लोग। इसके साथ सोवियत खेमे में दरार कैसे आई, सोवियत संघ कैसे टूटा, कैसे उसका विघटन हुआ, उसको देखने वाले हैं। इसके साथ विश्व राजनीति में नई संस्थाओं, रूस, बाल्कन और मध्य एशियाई देशों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। इसके साथ कम्युनिस्ट शासन यानी साम्यवादी शासन के बाद में लोकतांत्रिक राजनीति और पूंजीवादी का या फिर पूंजीवाद का जो परिचय है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और समझेंगे। शीत युद्ध के दौरान रूस भारत के संबंध क्या रहे? आपको पता है साथियों, जो रूस भारत का संबंध है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वर्ष 1971 में, कब साथियों? वर्ष यहाँ लिख दे रहे हैं, वर्ष 1971 में जो भारत है ये रसिया के साथ क्या कर लेता है? मित्रता कर लेता है। चूंकि 1971 में जब युद्ध होता है तो रसिया ने भारत का काफ़ी सहयोग किया था, है ना। जी हाँ, और इसी के साथ देखेंगे उत्तर साम्यवादी देशों के साथ भारत का संबंध। क्या देखने वाले बच्चों? उत्तर साम्यवादी देशों के साथ भारत का संबंध कैसा रहा, क्या रहा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर में। अगले चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं, अगला चैप्टर है विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। अब बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया कि रूस का विघटन हो गया, यानी यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो बचा कौन? अमेरिका बचा। अब अमेरिका का भैया हाँ बोलबाला, ठीक है। अमेरिका एकदम बच के अकेले, अमेरिका करे तो करे क्या भैया, पूरा राज कर रहा है ना। यानी अमेरिका का वर्चस्व जागने लग गया, मतलब एकदम प्रभुत्व जमा लिया किसने? अमेरिका ने, यूएसए ने, ठीक है। उसका बोलबाला है, ठीक। तो अपना बोलबाला लेके चलने लगा, कौन? यूएसए, ठीक है। तो उसी के बाद हम उसी के बारे में बात करेंगे इसमें। तो विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में बात करते हुए हम लोग देखेंगे एक ध्रुवीयता का विकास, है ना। फिर अफगानिस्तान देखेंगे, अफगानिस्तान पे जो रसिया ने यूएसएसआर का हस्तक्षेप था, है ना, इसको देखेंगे। प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में जानेंगे, यहाँ से प्रश्न बहुत तगड़ा बनता है ना, इसको भी एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद 9/11 की घटना क्या है? 9/11 वही साथियों जो अमेरिका के जहाज़ों को किडनैप करके, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं हाईजैक करके फिर अमेरिका के कई सारे टावर्स में लड़ाया गया था। 4 जहाज़ें थी, 3 तो लड़ाया गया और एक खेत में गिर गया था ना। तो 9/11 की घटना के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इराक पर आक्रमण यानी इराक पर हमले के बारे में चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक। इसके साथ ही अमेरिकी प्रभुत्व की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि अमेरिकी प्रभुत्व की विशेषताएं क्या रहीं, अमेरिकी प्रभुत्व कैसा रहा, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो जैसे रूस और किसमें? यूक्रेन,
रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो ये जो यूक्रेन है इतू सा तो देश है, ठीक है। अब ये उलझ रहा है किससे? रूस से। अच्छा, उलझ किससे रहा है? किसके दम पे? यूएसए के दम पे। यूएसए कह रहा चल तू लड़, हम तुमको पूरा सपोर्ट करेंगे। इसको सपोर्ट किसने किया? यूक्रेन को, यूएसए ने। तब जाके ये है रूस से पंगा ले रहा है। नहीं, रूस ऐसा देश है, रूस से पंगा लेने बड़े बड़े देशों की है ना रूह कांप जाती है। ठीक, आइए बात करते हैं आगे। तो इसमें हम तीसरे पॉइंट के रूप में देखेंगे अमेरिकी प्रभुत्व के ठोस मामलों के बारे में, है ना, अमेरिकी प्रभुत्व के ठोस मामलों के बारे में। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे अमेरिकी प्रभुत्व के लिए चुनौतियां, यानी जो अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हुआ इसके लिए क्या क्या चुनौतियां इसके सामने आई, है ना, उन चुनौतियों की भी बात हम लोग करेंगे। इसी के साथ साथ भारत और अमेरिका, यानी भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहे, भारत और अमेरिका आपस में कैसे मिलकर रहे थे या फिर इनके बीच संबंध क्या था, इन सारी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। और इसी के बाद हम लोग देखने वाले हैं भारत अमेरिका संबंध का पुनर्निर्मित स्वरूप, है ना, पुनर्निर्मित स्वरूप, फिर से निर्मित स्वरूप, है ना, भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध था इसका। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे चौथे चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, है ना, विकल्प के रूप में। समझ रहे बच्चों? जी हाँ, समझिएगा। आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल पावर्स। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे चीन का एक आर्थिक शक्ति के रूप में उदय। बच्चों आप जानते हैं जो चाइना है ना, ये जो चाइना है ये एक ऐसा देश है जो कि सुपर पावर बनने की होड़ में है ना। ये चाहता है कि हम ये अमेरिका से आगे निकल जाए। आपको पता है जैसे हम लोग जितने भी पीसी का यूज़ करते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन हो चाहे कुछ भी हो, आपको ये तो अवश्य जानकारी होगी कि हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या जीमेल का और ईमेल क्या बोलते हैं, जो भी है ईमेल बोलते हैं ना, ईमेल और जीमेल का यूज़ करते हैं। अगर जीमेल बंद हो जाए तो हम लोग कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये है कहाँ का? ये सारा चीज़ किसके अंडर में है? यूएसए के। तभी तो यूएसए दादागिरी दिखाता है। हाँ, इसी के साथ अच्छा ये देखिए, ये जो चाइना है कहाँ गया? ये चाइना ने अपना सब कुछ खुद का विकसित किया हुआ है। इसने विदेशी चीज़ों को एंट्री ही नहीं दिया। जैसे हम लोग यूट्यूब चला रहे हैं ना, तो चाइना यूट्यूब नहीं चलाता, यूट्यूब को मान्यता नहीं दिया, वो चलाता है यूक्यू। ठीक है, हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, वह यूज करता है वीचैट। क्या यूज करता है? वीचैट। तो जो चाइना है वो रूस को टक्कर दे रहा है, सॉरी अमेरिका को, यानी कि चाइना महाशक्ति बनने का प्रयास कर रहा है, महाशक्ति बनने की होड़ में है। ठीक है, जी हाँ। तो इसमें हम फिर उसके बाद आगे क्या देखेंगे? यूरोपीय संघ। क्या किसको देखेंगे बच्चों? यूरोपीय संघ को देखेंगे, यानी यूरोपियन यूनियन को देखने वाले हैं। ठीक है, जी हाँ, कि यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ, क्यों हुआ, काहे हुआ। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। इसी के साथ बात करेंगे आसियान के निर्माण और विस्तार की, यानी कि आसियान का गठन कब हुआ, कितने देशों ने मिलकर किया, वर्तमान में कितने देश हैं, ये सबसे प्रश्न बना हुआ था। ठीक है, इन सबसे प्रश्न बना हुआ था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल से बारीकियों के बारे में जानेंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। अगर आ जाए तो आप छोड़ेंगे नहीं, इतनी मैं गारंटी देता हूं आपको। इस कदर मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, इस कदर मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, इसी के साथ अगला टॉपिक देखेंगे चीन के साथ भारत के बदलते रिश्तों के बारे में। किसके बारे में? चीन के साथ भारत के बदलते रिश्तों के बारे में। ठीक है, कि चीन के साथ भारत के बदलते रिश्ते क्या हैं, वर्तमान में क्या रिश्ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। पांचवें चैप्टर के रूप में हम लोग देखेंगे। पांचवें चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? पांचवें चैप्टर में देखेंगे बच्चों उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया, यानी लगभग जो शीत युद्ध का समाप्ति के कगार पर था, यानी है ना, उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया की क्या स्थिति रही? ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आइए समझते हो उस चीज़ को, है ना। इसमें पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे लोकतांत्रिकरण का आगमन और उसका उत्क्रमण, यानी उल्टा। उत्क्रमण का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो लोकतांत्रिकरण का आगमन और उसका उत्क्रमण को देखने वाले हम लोग। ठीक है, जी हाँ, लोकतांत्रिकरण का, लोकतंत्र का जो आगमन होता है वो किस प्रकार से होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे ना। अगर हम बात करें कि लोकतंत्र क्या होता है बच्चों, तो आप लोग जानते हैं कि अब्राहम लिंकन उनका जो फेमस है ना, लोगों का शासन लोगों के लिए, लोगों द्वारा, है ना। ठीक है, ये जो सामान्य से परिभाषा, इसे थोड़ा सा हट के हम लोग जानेंगे। अच्छा, अगर आप जानना ही चाहते हैं, सुनिए कि लोकतंत्र क्या होता है बच्चों। तो ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे जनता द्वारा, यानी आम आदमी द्वारा, आम व्यक्ति द्वारा
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी की जाती है वह क्या होता है, लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे भारत है तो भारत में क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है ना, जी हाँ। तो आगे दूसरा जो टॉपिक्स में देखने वाले हैं हम लोग पाकिस्तान और नेपाल के मामले को देखने वाले हैं। किसको, पाकिस्तान और नेपाल का जो मामला है इसको देखने वाले हैं। अगले चैप्टर ग्रुप में देखेंगे श्रीलंका में जातीय संघर्ष। जातीय संघर्ष यहाँ पे बहुत था बच्चों, है ना। यहीं का जो ग्रुप था LTTE, है ना, क्या था, LTTE, जिसके मतलब LTT ग्रुप का ही कुछ लोग थे जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या की था। वो क्या बोलते हैं, माला पहना के, है ना, बम का। तो भैया अब बम फटा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का चीथड़े उड़े थे, एकदम चीथड़े। सोच लीजिए कि मतलब क्या मंजर रहा होगा, वो PM को मारा जा रहा था, है ना। तो कितने उग्रवादी रहे होंगे ये, है ना। तो थोड़ा सा कल्पना कर लीजिए। हालांकि इनके बारे में जो वास्तविक चीज़ें हैं हम लोग उसको जानते हुए, परीक्षा की दृष्टि से जानते हुए चीज़ों को चलेंगे। ठीक है, जी हाँ। इसी के साथ क्षेत्र पर आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव, यानी क्षेत्रों पर आर्थिक वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा। आर्थिक अर्थ का मतलब समझ रहे हैं ना, धन, है ना। आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव क्या रहा इसके बारे में देखेंगे। इसके साथ ही सार्क के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि दक्षिण एशिया में शांति के लिए संघर्ष और प्रयास। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हाँ, दक्षिण एशिया में शांति के लिए संघर्ष और प्रयास। देखिए दक्षिण एशिया में एक संगठन बनाया गया था, सार्क। क्या बनाया गया था, सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, है ना, जिसको कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसको शॉर्ट फॉर्म में दक्षेस कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षेस कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। समझ रहे बच्चों, जी हाँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश कितने बच्चों, भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। तो भारत के इन 7 पड़ोसी देशों के साथ कैसे रिश्ते रहे हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जी हाँ। आगे छठे चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं किसको, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को। किसको देखने वाले बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को देखने वाले हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण जो संगठन है आप जानते हैं क्या है, UNO है, जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। तो बच्चों ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। ठीक है, जी हाँ। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में। इसके कितने अंग हैं, महासभा, है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य कितने हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। इन सभी के बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ आगे यदि हम बात करें तो आगे हम बात करेंगे इसमें अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में, जैसे ILO, IMF, IBRD, WTO। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ देखेंगे NGO की क्या भूमिका रही, रोल ऑफ NGOs की, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। 7वें चैप्टर में किसकी चर्चा करने वाले हैं, तो 7वां चैप्टर क्या कहता है बच्चों, समकालीन विश्व में सुरक्षा। अब सुरक्षा किसको नहीं चाहिए, सुरक्षा किसको नहीं चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए, क्या आपको सुरक्षा नहीं चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए होता है। तो बच्चों ये जो कह रहा है कि समकालीन विश्व में सुरक्षा की बात चली थी, ये समकालीन विश्व में सुरक्षा क्या था, तो सुरक्षा का सबसे पहले अर्थ देखेंगे और इसकी दुविधा देखेंगे। कब देखें, कब मतलब ये कब की बात देखने वाले हैं, समकालीन विश्व में, यानी उस समय का जो विश्व था उस समय में सुरक्षा के क्या माने रहे हैं उसको देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ दूसरे पॉइंट के रूप में देखेंगे सुरक्षा का प्रबंधन। क्या देखने वाले हैं, सुरक्षा का प्रबंधन। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखने वाले हम लोग सुरक्षा की पारंपरिक और आधुनिक धारणाएं। क्या देखने वाले बच्चों, सुरक्षा की पारंपरिक और आधुनिक धारणाओं के बारे में जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, सुरक्षा के नए आयामों के बारे में यहीं पर चर्चा करेंगे और निरस्त्रीकरण की राजनीति क्या कहती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। निरस्त्रीकरण का मतलब ये है बच्चों कि जितने भी हथियार डेवलप किए जा चुके हैं अब उससे ज़्यादा डेवलप ना किया जाए, है ना, यानी कि हथियारों को कम करने की बात कही जाती है इसमें निरस्त्रीकरण में, है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बारीकियों से एक एक लेक्चर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। आगे जो 8वां चैप्टर है, 8वें चैप्टर में बात करेंगे हम लोग विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों की। किसकी बच्चों, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों की हम लोग बात करने वाले हैं।
तो विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के तहत जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे वो क्या है, पर्यावरण आंदोलन और वैश्विक पर्यावरण मानदंडों का विकास। यानी इसमें हम लोग पर्यावरण आंदोलनों की बात करेंगे और वैश्विक पर्यावरण मानदंडों का विकास के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जी हाँ। और इसी के साथ हम लोग दूसरे पॉइंट के रूप में देखेंगे क्या, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और उनकी चिंताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है जी हाँ बच्चों। और तीसरे पॉइंट में मूलवासियों के अधिकार। मूलवासी हम लोग किसे कहते हैं, बेसिकली हम इनको कहते हैं अनुसूचित जनजाति लोगों को, जिनको हम लोग सामान्यतः आदिवासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिवासी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इनके अधिकारों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो मूलवासी थे, ये जो आदिवासी थे, इनके अधिकार क्या रहे, इनके मायने क्या रहे, इनको भी हम लोग देखेंगे। इसी के साथ साथ वैश्विक, है ना, वैश्विक पर्यावरण बहस में भारत की दृष्टि देखेंगे, है ना। यानी कि वैश्विक पर्यावरण बहस में भारत की क्या दृष्टि रही, भारत का क्या अप्रोच रहा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं और देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, 9वें चैप्टर में देखने वाले हम लोग भूमंडलीकरण को, है ना, ग्लोबलाइजेशन को। भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, और एक इसका नाम दिया जाता है वैश्वीकरण। क्या, वैश्वीकरण भी नाम दिया जाता है ना। ठीक है, वैश्वीकरण भी नाम दिया जाता है। ठीक है, भूमंडलीकरण को। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो भूमंडलीकरण है यानी वैश्वीकरण है, इसका अर्थ देखेंगे, इसकी प्रकृति और इसके आयामों की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन को, है ना, यानी वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन की भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में मतलब कि जो हम लोग लेक्चर वीडियो चालू करेंगे, जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, जी हाँ। आगे यदि हम बात करें तो हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण की प्रकृति और परिणामों पर बहस। क्या देखेंगे, वैश्वीकरण की प्रकृति और परिणामों पर बहस जो हुआ था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अब डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वैश्वीकरण और भारत यानी ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया। इसकी यानी जो वैश्वीकरण है इसमें भारत के क्या योगदान है, भारत का क्या सहयोग है, जो ग्लोबलाइजेशन है ये भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप सभी को पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है समझ में आया होगा। बाकी का काम आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे बैच CUT कॉन्सेप्ट से। हमारे बैच जो CUT कॉन्सेप्ट की तरफ से लॉन्च किया गया है, बैच का नाम है श्योर सिलेक्शन 2024। क्या नाम बच्चों, श्योर सिलेक्शन बैच का नाम है। ठीक है, और आप सभी CUT 2024 की यदि तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके गांव में, आपके अगल बगल जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों का ड्रीम यूनिवर्सिटी, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे BHU हो यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर किसी बच्चे का ये ड्रीम यूनिवर्सिटी है तो उस बच्चे को इस बैच के बारे में अवश्य बताएं, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने के लिए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ने के लिए आपको CUT का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और जो बच्चा CUT का एग्ज़ाम क्रैक करता है वही क्या होता है, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ पाता है, यानी कि इलाहाबाद, BHU, JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनमें पढ़ पाता है। तो बच्चों ज्वाइन करिए हमारा श्योर सिलेक्शन बैच, और किसी भी क्वेरीज के लिए आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे, और इस दिए गए नंबर पे आप सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक किसी भी टाइम आप चाहे मैसेज करिए चाहे कॉल कीजिए, पूरा का पूरा रिस्पॉन्स आपको दिया जाता है और आपको चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे कोर्सेज हैं यहाँ पर देख लीजिए, अवेलेबल है कोर्सेज। ठीक है, तो कोर्स को आप लोग परचेस कर लीजिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि कोर्स परचेस कैसे करेंगे, तो प्ले स्टोर पर जाइए और हमारा जो ऐप है CUT कॉन्सेप्ट का, उसको डाउनलोड करिए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें बाई एकदम प्रक्रिया के तहत बता दी जाएंगी। ठीक है बच्चों, जी हाँ, तो ये हो गया हमारा बैच। एडमिशन ओपन है, जो भी बच्चा लेना चाहते हैं, अगर अगस्त से पहले टिल अगस्त यानी अगस्त से पहले आप इस बैच को लेते हैं तो आपको कुछ ऑफर्स भी दिए जाएंगे, यानी डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह ना बच्चों कि आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, डेली डाउट सेशन मिलेगा, डेली वीकली और मंथली टेस्ट मिलेगा।
ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि सीयूटी कॉन्सेप्ट जो परिवार है ये आपको घर तक बुक पहुंचाएगी। सीयूटी कॉन्सेप्ट के जितने भी टीचर्स हैं सभी टीचर्स का बुक लॉन्च हो रहा है, सभी टीचर्स के बुक आपको दिए जाएंगे, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सीधे यदि आप किससे जुड़ जाते हैं, हमारे सीयूटी कॉन्सेप्ट के श्योर सिलेक्शन बैच सीयूटी 2024 यदि आप जुड़ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन तय समझिए, क्योंकि हम लोग आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवा दे रहे हैं जिससे कि आप सफल हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज का क्लास और थैंक यू। तो बच्चों हमने आपको पूरा समझा दिया और इसके साथ आगे ध्यान दीजिएगा, ये तो रहा हमने जो सिलेबस बनाया हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं जो एनटीए के द्वारा यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो है उसके द्वारा सिलेबस प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, हम लोग एकदम उसी को क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। ये राजनीति विज्ञान, इसका कोड है 323। आप लोग ये भी देख सकते हैं कक्षा 12 के लिए पाठ्यक्रम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा 50 प्रश्नों वाले एक प्रश्न पत्र में 40 प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता होगी। कितना, 50 प्रश्न दिया रहेगा आपको, 40 प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, इसमें जो पहला आपका क्या कहते हैं कि टॉपिक है ना, पहला जो किताब है, ठीक है, क्या है, आज़ादी के बाद से भारत में राजनीति। क्या है बच्चों, आज़ादी के बाद से ही भारत में राजनीति की बात करता है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर क्या देखे थे, एक दल के प्रभुत्व का दौर। ठीक इसी प्रकार, अच्छा एक दल का जो प्रभुत्व का दौर, इसमें क्या क्या पढ़ना था, पहले 3 आम चुनाव, ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रभुत्व की प्रकृति, इसके बाद राज्य स्तर पर असमान चुनाव, असमान प्रभुत्व, कांग्रेस के गठबंधन की प्रकृति और प्रमुख विपक्षी दल। ठीक है, यानी कि जितने चीज़ें यहाँ पर एनटीए ने सुझाए हैं अपने सिलेबस में, हमने आपको सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका एनटीए के द्वारा सुझाया गया सिलेबस, देख रहे हैं ना। जी हाँ, ये एनटीए के वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट कर दीजिएगा कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो मतलब जो बैठते हैं हमारे टीम उनसे बात करके आपको भिजवा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों वीडियो कैसा रहा अपने कमेंट बॉक्स में जो वीडियो है, वीडियो के बारे में जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिए। और आपसे आग्रह ये है कि यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो सीयूटी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।